हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 64 यूनियन इन सी। इसके पहले दो तीन पार्ट्स में हमने स्ट्रक्चर्स को कवर किया था और इस पार्ट में हम यूनियन को कवर करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स और यूनियन में सिमिलर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, यानी कि अगर आप दोनों के डेफिनेशंस का सिंटैक्स देखोगे, दोनों में वेरिएबल डिक्लेरेशंस का सिंटैक्स या फिर दोनों के मेंबर एक्सेस करने का सिंटैक्स भी सेम है। तो जैसे सिमिलरिटी है वैसे उन दोनों में डिफरेंस भी है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको स्ट्रक्चर्स और यूनियन के डिफरेंस के बारे में भी पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम्स में यूनियन को डिक्लेयर करना हो तो यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल यूनियन कीवर्ड का यूज करना है। तो यही से हमारा स्ट्रक्चर्स और यूनियन का फर्स्ट डिफरेंस निकल के आता है। तो स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, सेम उसी तरीके से यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड। मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर एक सिंटैक्स और उसका एक एग्जांपल भी स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे कि यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड और उसके बाद यूनियन को नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और उसके अंदर ना आपको जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना उतने सारे वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स में हमने यूनियन को नाम दिया है स्टूडेंट और उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, रोल नंबर, जेंडर और मार्क्स। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस, स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड। इस स्ट्रक्चर्स और यूनियन में और तीन डिफरेंस है जिसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है। आपको चाहे तो आप इसको अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं। ये जो तीनों डिफरेंस है तो इन डिफरेंस को हम एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। एक कोड करेंगे सिंपल, और उस कोड को करते समय मैं आपको इन तीनों डिफरेंस को भी डिस्कस करूंगा, तीनों डिफरेंस को भी कवर कर लूंगा। तो चलिए अब हमें कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए मैं डेव सी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमने फाइल को ऑलरेडी सेव किया है। मैं यहाँ पर सिंपल पहले एक सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद हम यूनियन को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल #include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन और सबसे लास्ट में रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम एक यूनियन को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि हमने सिंटैक्स में कवर किया था, सिंटैक्स में देखा था यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल यूनियन कीवर्ड और उसके बाद यूनियन को नाम देना है। तो मैं स्टूडेंट ही नाम दे देता हूँ और उसके अंदर हम टोटल तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, रोल नंबर, कैरेक्टर, जेंडर और थर्ड वेरिएबल फ्लोट मार्क्स। और जैसे ही यूनियन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेमीकोलन कंप्लीट। तो ये हमारा यूनियन हो गया स्टूडेंट और उसके अंदर हमने टोटल तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब स्ट्रक्चर्स और यूनियन दोनों में सेकंड डिफरेंस है कि अगर आप स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं हर वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है। यानी कि अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर मैं यूनियन कीवर्ड को हटाकर यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्ट लिख देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर हो गए। और स्ट्रक्चर्स का पॉइंट ये कि स्ट्रक्चर्स में आप जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे हर वेरिएबल के लिए सेपरेट ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल तीन वेरिएबल है तो स्ट्रक्चर है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर्स में जितने जो तीन वेरिएबल है हर वेरिएबल के लिए अलग ब्लॉक अलोकेट कर देगा। इस तरीके से पहला ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा रोल नंबर के लिए, सेकंड ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा जेंडर के लिए और थर्ड ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा मार्क्स के लिए। और अगर आप इसकी मेमोरी कैलकुलेट कर लेते तो मेमोरी सिंपल, रोल नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर के लिए 2 बाइट, जेंडर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट और मार्क्स फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। यानी कि अगर हम टोटल मेमोरी कैलकुलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर के लिए 7 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाइड हो जाएगी। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर्स को अगर मैं चेंज करके सिंपल यूनियन लिख देता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज करके हमें यूनियन लिखना है क्योंकि हमें फोकस भी यूनियन पे करना है। तो अगर मैं यूनियन डिक्लेयर करता हूँ तो यूनियन में आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, मेमोरी अलोकेट होते समय सिर्फ एक ही ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा और उस ब्लॉक की साइज डिपेंड्स करेगी कि आपके यूनियन में सबसे ज़्यादा मेमोरी किस वेरिएबल को लगने वाली है। तो यहाँ पर इंटीजर को 2 बाइट, कैरेक्टर को 1 बाइट और फ्लोट को 4 बाइट, यानी सबसे ज़्यादा जो मेमोरी है वो मार्क्स वेरिएबल को लगेगी जिसकी साइज होगी 4 बाइट्स। तो कंपाइलर क्या करेगा,
यूनियन है, इसलिए यहाँ पर सिंपल एक ही ब्लॉक अलोकेट करेगा और उस ब्लॉक की साइज होगी 4 बाइट्स, और उस ब्लॉक की साइज होगी 4 बाइट, और इसी एक ही ब्लॉक में रोल नंबर भी स्टोर हो जाएगा, जेंडर भी स्टोर हो जाएगा और मार्क्स भी स्टोर हो जाएगा। तो जहां आपको स्ट्रक्चर्स के लिए 7 बाइट्स मेमोरी लगती थी, वही आपको यूनियन के लिए सिर्फ कितनी बाइट्स मेमोरी लगेगी? 4 बाइट। यूनियन की मेमोरी कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपके वेरिएबल्स को देखना है, और इस वेरिएबल्स में जिस वेरिएबल को भी सबसे ज़्यादा मेमोरी लगेगी उसी साइज का ही ब्लॉक अलोकेट होगा। तो हमारे एग्जांपल में सबसे ज़्यादा मेमोरी मार्क्स को लगने वाली है, क्योंकि टाइप फ्लोट है और फ्लोट की मेमोरी 4 बाइट होती है, तो इसलिए कंपाइलर जो एक ब्लॉक अलोकेट करेगा उस ब्लॉक की साइज हो जाएगी 4 बाइट, और इसी ब्लॉक में आपके सब वैल्यू स्टोर हो जाएगी, रोल नंबर, जेंडर और मार्क्स, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स और यूनियन का सेकंड डिफरेंस कि स्ट्रक्चर्स में हर वेरिएबल के लिए अलग अलग ब्लॉक, और यूनियन में कितने भी वेरिएबल हो इसके लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक अलोकेट होगा, जिसकी साइज डिपेंड्स करेगी आपके यूनियन में सबसे ज्यादा मेमोरी किस वेरिएबल को लगेगी उस वेरिएबल पर। ठीक है, अब हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर्स में हर ब्लॉक के लिए, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग ब्लॉक, तो इसलिए आप स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक ही ब्लॉक अलोकेट होगा और उसी ब्लॉक में सभी वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो यूनियन में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करते समय आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक एक ही, वैल्यू तो मल्टीपल है लेकिन ब्लॉक कितने, एक ही है, तो एक ब्लॉक में आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यूनियन को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करेंगे तो इस समय सिर्फ जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वही इनिशियलाइज हो जाएगा और बाकी के वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जो थर्ड डिफरेंस है मैंने उसे भी ऑलरेडी पीपीटी में डिफाइन किया है, तो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये थर्ड डिफरेंस, ओनली फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज, ओनली फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज व्हाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल ऑफ यूनियन। यूनियन को डिक्लेयर करते समय अगर इनिशियलाइज करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट मेंबर ही इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S1 और मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। रोल नंबर के लिए 101, जेंडर के लिए M और मार्क्स के लिए 70.5। तो डिक्लेयर भी होगा यूनियन और इनिशियलाइज भी होगा। अब तीनों को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज, रोल नंबर, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, रोल नंबर, जो कि एक्सेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू। यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों के मेंबर एक्सेस करते समय आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। उसके बाद फिर से printf डबल कोट, न्यू लाइन के लिए /n, एक मैसेज, जेंडर, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, कैरेक्टर है, कॉमा करके S1 डॉट वेरिएबल का नाम जेंडर, उसके बाद फिर से printf डबल कोट /n, एक मैसेज, मार्क्स %df, कॉमा S1 डॉट वेरिएबल का नाम मार्क्स। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे तो सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू ही आपको एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगी, बाकी के वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो रोल नंबर राइट प्रिंट हो गया, लेकिन जेंडर और मार्क्स कुछ अलग ही वैल्यू आ गई, यानी कि गार्बेज वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये था थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस, अगर आपने यूनियन को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज किया, यानी कि अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ, आपने यूनियन को डिक्लेयर किया और उसी समय आपने इनिशियलाइज भी किया, लेकिन अगर आपका डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, अब यहाँ पर डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया और डिक्लेरेशंस के बाद अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो वैसे समय जो वैल्यू सबसे लास्ट स्टोर होगी वही आपको प्रिंट हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से S1 रोल नंबर इक्वल्स टू 101 S1 डॉट जेंडर, जब भी आप वेरिएबल को एक्सेस करेंगे सब जगह पे आपको उन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना है। ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू हमने स्टोर किया था M मेल के लिए, और S1 डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 70.5। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर यूनियन का डिक्लेरेशन कंप्लीट है और डिक्लेरेशंस के बाद हमने इनिशियलाइज किया, तो जो वैल्यू आपने रिसेंटली स्टोर की सबसे लास्ट में वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बाकी की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके यूनियन के लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक है। यूनियन के लिए ब्लॉक कितना है, सिर्फ आपका एक ही, और अगर आप इसका सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे
तो सबसे पहले रोल नंबर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 101, लेकिन जैसे ही कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो रोल नंबर की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और वहां पे स्टोर हो जाएगी जेंडर की वैल्यू, क्योंकि ब्लॉक एक ही और यही ब्लॉक सबको स्टोर करने वाला है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू। तो पहले 101 ओवरराइट हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी यम, यानी कि रोल नंबर अब नहीं है। उसके बाद जब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से जेंडर की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और वहां पर स्टोर हो जाएगी मार्क्स की वैल्यू यानी कि 70.5। तो अब अगर आप नेक्स्ट प्रिंटफ देखेंगे तो उस ब्लॉक में रोल नंबर और जेंडर की वैल्यू ऑलरेडी ओवरराइट हो चुकी है, तो वो दोनों वैल्यू गार्बेज प्रिंट हो जाएगी। उस ब्लॉक में सिर्फ वैल्यू मार्क्स की है, तो आपको सिर्फ मार्क्स की वैल्यू परफेक्ट प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। आपको रन करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ मार्क्स की वैल्यू आपको प्रिंट हो गए। तो ये 4th पॉइंट है मेन स्ट्रक्चर्स का, यूनियन का। मैं उस पॉइंट को ऑलरेडी हमने पीपीटी में भी डिफाइन किया है। अगर आप लास्ट पॉइंट को देखेंगे, वी कैन एक्सेस ओनली दैट वेरिएबल हुज वैल्यू इज रिसेंटली स्टोर, ठीक है। तो ये कुछ यूनियन के इंपॉर्टेंस पॉइंट थे। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल किए ना, सभी एग्जाम्पल्स में हमें तीनों की वैल्यू एट ए टाइम कभी प्रिंट नहीं हुई। जब हमने डिक्लेरेशन करते समय इनिशियलाइज किया तब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। जब हमने डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन किया तब हमें लास्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन अगर आपको तीनों की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको उसके लिए वैल्यू स्टोर करते समय अगली लाइन पे प्रिंट करना होगा। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, पहले वैल्यू 101 स्टोर हो गई, उसके बाद वो वैल्यू ओवरराइट हो गई और कौन सी स्टोर हो गई, यम। उसके बाद यम ओवरराइट हो गए और स्टोर हो गए 70.5। तो आपको क्या करना है, ओवरराइट होने से पहले उसको प्रिंट करना है। यानी कि मैंने रोल नंबर में 101 स्टोर की और जैसे कंपाइलर इस लाइन पे आ गए ना, तो उसने 101 वैल्यू को ओवरराइट किया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 101 स्टोर हो गए ना, तो स्टोर होने के बाद उसको हम इमीडिएटली प्रिंट करेंगे, यानी ओवरराइट होने से पहले प्रिंट करेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद प्रिंट होने के बाद अब हमने उसमें यम को स्टोर किया, तो 101 ओवरराइट तो हो गई, लेकिन वो प्रिंट भी हो गई, तो आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और उसके बाद जैसे ही हमने मेल को स्टोर किया तो 70.5 तो यम को ओवरराइट करेगा, लेकिन वो वैल्यू ओवरराइट होने के पहले ही हम उसको प्रिंट कर लेते और सबसे लास्ट में हमें प्रिंट हो जाएगा मार्क्स। अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आपको सभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जैसे कि आपने स्टोर की थी, सेम उसी तरीके से। रोल नंबर 101, जेंडर यम और मार्क्स 70.5। यानी कि अगर आपने स्टोर करने के बाद इमीडिएटली उसको एक्सेस किया, प्रिंट किया, तो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो ओवरराइट होती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।